चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं आप लोगों के हिस्ट्री के चैप्टर 2 का एक बहुत ही फेमस टॉपिक राजा राम मोहन राय के ऊपर। ठीक है, तो इसके पहले बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं, तो उसका वीडियो अपलोड है चैनल में, आप लोग देख लीजिएगा विद क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इस चैप्टर का ये आज नया टॉपिक है राजा राम मोहन राय एवं पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार। तो जैसे मैंने बताया था विद्यासागर वाले टॉपिक में कि विद्यासागर का आपके सिलेबस में केवल विद्यासागर और नारी शिक्षा के प्रसार के ऊपर ही सिलेबस में है, लेकिन विद्यासागर के ऊपर पूरा कुछ देना चाहिए था, क्योंकि विद्यासागर के केवल नारी शिक्षा के प्रसार से रिलेटेड ही काम नहीं थे, नारी मुक्ति के क्षेत्र में भी विद्यासागर का बहुत बड़ा अवदान था। तो ठीक उसी तरह से राजा राम मोहन राय का भी आपके सिलेबस में केवल छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है कि पाश्चात्य शिक्षा के साथ राजा राम मोहन राय का क्या संबंध था, मतलब इसके प्रसार के साथ राजा राम मोहन राय की का क्या संबंध था, क्या भूमिका थी उनकी। तो ये तुम लोग पढ़ेंगे ही, इसका क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा भी और उसका आंसर भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा मैं PDF, वहाँ से आप लोग निकाल लीजिएगा। थोड़ा सा राजा राम मोहन राय के बारे में जानना भी ज़रूरी है। इतनी बड़ी विभूति, इतने बड़े महात्मा, जिनकी वजह से आज हम बहुत कुछ पाए हैं। आज भारतीय समाज जिस स्थिति में है, तो ये स्थिति शायद आज नहीं रहती अगर राजा राम मोहन रॉय और उनके बाद और भी कुछ महापुरुष आए थे, वो अगर नहीं आए होते हमारे देश में। तो राजा राम मोहन राय जिसमें से पहले व्यक्ति माने जाते हैं कि भारत को मॉडर्न करने के क्षेत्र में, भारत को मॉडर्न बनाने के क्षेत्र में सबसे पहले कदम उठाया था राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, आप लोग राजा राम मोहन राय के बाद विद्यासागर, देरेजियो, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर और भी बहुत सारे महापुरुष भारत में जन्म लिए थे, लेकिन इन सारे महापुरुषों में सबसे पहले जन्म हुआ था राजा राम मोहन राय का। इसलिए राजा राम मोहन राय को भारत में आधुनिकीकरण का जनक माना जाता है कि उन्होंने ही शुरुआत की थी। तो पहले राजा राम मोहन राय का थोड़ा सा जीवन परिचय हम लोग जान लें। थोड़ा सा जीवन परिचय मतलब जन्म मृत्यु मैं नहीं बताऊंगा, मतलब उनके थॉट प्रोसेस के बारे में जान लें, उनके बैकग्राउंड के बारे में जान लें, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर में हम लोग आएंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को आप अभी से लास्ट तक पूरा वॉच कीजिए, आपको इसमें बहुत कुछ पता चलेगा। और अगर आप चैनल में पहली बार हैं, चैनल को मेरे पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपसे यही उम्मीद करूँगा। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय का जो जन्म था वो एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता माता ब्राह्मण थे। अब उस समय के ब्राह्मण परिवार का मतलब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनका जब जन्म हुआ था 1772 ईस्वी में, मतलब आज से कितने साल पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए। उस समय जो सामाजिक स्थिति थी, ब्राह्मणों का बहुत बोलबाला था समाज में, और आपका समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ भी फैली हुई थी, जैसे विधवाओं का विवाह न होने देना, बाल विवाह, बहु विवाह, सतीदाह प्रथा, सती को जला देना। तो इस तरीके की कुप्रथाओं का बोलबाला था और ब्राह्मणों का बोलबाला था, और उन लोगों की जो मानसिकता थी वो अंधविश्वास और कुसंस्कार में ही सेट थी। तो ऐसे समय में राजा राम मोहन राय का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, तो राजा राम मोहन राय को भी उसी मेंटेलिटी का बनना चाहिए था। लेकिन ये न जाने क्या भगवान का चमत्कार था या उनके पिछले जन्म का कोई कर्म था कि वो एक ऐसे परिवार में जन्म लेकर भी वो कट्टर नहीं थे हिंदू धर्म के प्रति। ठीक है, बचपन से ही उनके अंदर लेकिन भगवान के प्रति विश्वास अगाध था, लेकिन जो सनातन के जो कर्म कांड थे कि मूर्ति पूजा करना, उपवास करना, तीर्थ करना, तो इन सब के लेकिन वो विरोधी थे। इसलिए उनके पिता से उनका बीच बीच में कन्फ्लिक्ट होता रहता था। तो पिताजी उनके चाहते थे कि नहीं, मेरा बेटा हमारे पारिवारिक परंपरा को निभाए, या जो हिंदू धर्म की सामाजिक परंपरा है उसी को निभा कर चले। तो उनका विवाह भी बहुत जल्दी करवा दिए थे, मतलब बचपन में ही बहुत जल्दी 9-10 साल की उम्र में उनका विवाह करवा दिया गया था कि ये इसमें फंसे। लेकिन राजा राम मोहन राय को शायद यहाँ नहीं जाना था। राजा राम मोहन राय को शायद भारत का प्रथम मॉडर्न मैन बनना था, किस्मत को कुछ और मंजूर था, इसलिए राजा राम मोहन राय का यहाँ मन नहीं टिका। तो लास्ट में उनके पिताजी ने उनको मदरसा में पढ़ने के लिए पटना भेज दिया कि वहाँ अरबी का वो ज्ञान प्राप्त करे। बचपन में बंगला पाठशाला में अपने गांव में ही पढ़े थे, वो बंगाली का ज्ञान अर्जन किए थे, फिर पटना चले गए। पटना में आपका मदरसा में पढ़ाई किया तो अरबी लैंग्वेज का ज्ञान प्राप्त किया। इस तरीके से वो काशी में संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया।
फिर इंग्लिश का ज्ञान प्राप्त किया, इंग्लिश भाषा सीखा, लैटिन सीखा, फ्रेंच सीखा। मतलब कहा जाता है कि कम से कम वो 16-17 भाषाओं के जानकार थे, वो भी अच्छे जानकार। ऐसा नहीं कि बस केवल बोलना, लिखना और पढ़ना आता हो, अच्छे जानकार कि वो अच्छी तरह से हर चीज़ को व्यक्त कर सकते थे हर भाषा में। तो इतने बड़े बहुभाषी थे, मतलब इतने बड़े विद्वान थे, पंडित थे। और मकसद इनका यही था हर भाषा को सीखने का कि जो धार्मिक आडंबर है विभिन्न धर्मों में, केवल हिंदू धर्म का ही मैं नहीं कहूँगा, जो विभिन्न धर्मों में धार्मिक आडंबर है या विभिन्न धर्मों के बीच में जो दूरियां हैं, जो डिफरेंस है, जो अलगाव है, उस अलगाव को वो समझ सके कि क्यों ऐसा अलगाव है। तो बाइबल पढ़ें इंग्लिश में, संस्कृत में पढ़ें गीता, महाभारत, रामायण, तो वो हिंदू धर्म को समझ पाएंगे। अरबी में पढ़ेंगे कुरान, तो वो मुस्लिम धर्म को समझ पाएंगे। फारसी सीखे। तो इस तरीके से हर धर्म को उन्होंने समझा और लास्ट में वो इसी नतीजे पर आए कि ईश्वर जो है वो एक है। अब उसको विभिन्न नामों से विभिन्न धर्म के लिए लोग पुकारते हैं, लेकिन सबको पहुंचना वहीं पर है। केवल क्या होता है, तरीका अलग हो जाता है। कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारा में, कोई चर्च में भाषा अलग हो जाती है, प्रे करने की, भगवान से प्रे करने की भाषा अलग हो जाती है। तो ऐसे देखिएगा कि सबकी भाषा भी तो एक जैसी नहीं होती। पशु पक्षियों में भी देखिएगा, पक्षियों का चिचहाट होता है, कुत्ते का भौंकना होता है, शेर का दहाड़ होता है, सबकी भाषा अलग है। उसी तरीके से मनुष्य में भी अलग अलग देश के लोग हैं, भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन मनुष्य के जो भाव है ना, सुख और दुख के भाव, वो एक जैसे ही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू है तो उसका सुख का भाव कुछ अलग होगा या दुख उसका भाव कुछ अलग होगा, या वो सुख दुख नहीं पाता होगा, और कोई ईसाई है तो बहुत सुखी होगा, दुखी होगा। ऐसी बात नहीं है। मनुष्य के जो भाव हैं वो पूरे संसार में एक जैसे ही हैं। तो मनुष्य, एक मनुष्य दूसरे से अलग बिल्कुल नहीं है, बस केवल जलवायु के कारण अलग जगह रहता है। तो रूप, रंग, आकार, भाषा, संस्कृति अलग तरीके से पला बढ़ा है तो संस्कृति अलग, इसमें अलगाव है। और उसी तरीके से धर्म में भी अलगाव आ गया कि मतलब भगवान तक पहुंचने का रास्ता सभी ने अलग अलग बना लिया है। तो इस चीज़ को राजा राम मोहन राय बहुत अच्छी तरीके से समझते थे और समझे इसको, इसलिए उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है और ये मूर्ति पूजा, कर्मकांड, ये सब जो है ये पाखंड है, ये बेकार है। ईश्वर एक है और वो निर्गुण निराकार है, मतलब उसका कोई रूप रंग आकार नहीं होता। एक अलौकिक शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रही है। तो एकेश्वरवाद का उन्होंने प्रचार किया और इसी एकेश्वरवाद का प्रचार करने के लिए, लोगों का दिमाग खोलने के लिए कि ये जो धार्मिक वैमनस्य है, जैसे आज भी वर्तमान समाज में हम लोग देख रहे हैं कि विभिन्न तरीके के विभिन्न धर्मों के बीच में एक सांप्रदायिक विद्वेष चलता है। तो अगर लोग इस फीलिंग को समझ जाएं तो कभी सांप्रदायिक वैमनस्य आएगा ही नहीं। बस क्या होगा कि भाई आपका तरीका अलग, मेरा तरीका अलग, लेकिन हमको सबको पहुंचना वहीं पे ही है। ठीक है, और भी कोई गहराई में जाइए तो आप समझ जाइएगा कि सबको पहुंचना वहीं है, उसी अल्लाह के पास या उसी ईश्वर के पास या उसी जीसस के पास। केवल हमारा तरीका अलग है। सभी धर्म ग्रंथों में आप देखिएगा, हो सकता है कहानी अलग है, देश अलग है, नाम अलग है, भाषा अलग है, लेकिन सभी धर्म ग्रंथों का जो मूल भाव है, जो मूल उद्देश्य है, जो मौलिक सिद्धांत है, वो सेम है। कोई भी ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं होगा जो ये नहीं सिखाता हो कि मानव सेवा न करो। मतलब सारे धर्म ग्रंथों में मानव सेवा सर्वोपरि, जीव सेवा सर्वोपरि, ये सारे में आपको मिलेंगे। दया, दूसरे पर दया करना, दूसरों का हेल्प करना, सब में मिलेगा। तो मूल सिद्धांत जो है सभी धर्म ग्रंथों के सेम है, लेकिन इसके बावजूद भी हम अलग अलग हैं। तो अलग अलग हैं, ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन मन क्यों अलग होगा एक दूसरे से, भेदभाव क्यों होगा, घृणा क्यों होगा एक दूसरे के प्रति, तो वो समझने का फेर है। तो राजा राम मोहन राय ये समझे थे, इसलिए उन्होंने 1814 ईस्वी में आपका आत्मीय सभा नाम के एक संस्था की स्थापना की थी, जिसका मकसद यही था कि समाज में एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार किया जाए। ठीक है, ताकि सांप्रदायिक जो वैमनस्य है वो खत्म हो जाए। आगे जाकर 1828 में इसी आत्मीय सभा को ट्रांसफ़र कर दिया गया ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा नाम से। ब्रह्म सभा रखा गया पहले नाम, उसके बाद उसको आगे जाके ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ब्रह्म समाज का भी मकसद यही था कि ईश्वर एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, तो ये तो उनके सामाजिक कुरीतियों या धर्म के खिलाफ एक प्रयास था, आंदोलन था कि सर्वधर्म समन्वय, सबको एक करना। अब इसके बाद आते हैं राजा राम मोहन राय का सामाजिक पक्ष, जो सामाजिक बुराई थी, विशेष करके राजा राम मोहन राय के टाइम में। हम लोग विद्यासागर का पढ़ चुके हैं, तो विद्यासागर के में मैंने बहुत कुछ बताया था, तो वो वीडियो आप देख लीजिए। राजा राम मोहन राय को सबसे ज़्यादा पीड़ा देता था, एक अमानवीय कृत्य था हमारे देश में कि जिस पत्नी का पति मर गया, उस पत्नी को उस पति के साथ जिंदा चिता में जला दिया जाता था। खुद उनकी भाभी के साथ ऐसा हुआ था।
अपनी भाभी को वो चिता में जलते हुए देखे थे, तो उससे उनको इतनी पीड़ा हुई थी कि उन्होंने वहीं से प्रण कर लिया था कि इस सिस्टम को किसी न किसी तरीके से इस समाज से उखाड़ फेंकना है। और अगर मान लीजिए ये नहीं उखाड़ फेंका गया होता तो आज बहुत सारे आप हैं, हम हैं, जैसे मैं ही हूँ, तो मेरी माँ विधवा है, तो मेरी माँ को मैं नहीं देख पाता, बचपन से ही जला दिया गया होता। ऐसे बहुतों के होंगे जिनके पिता नहीं है, उनकी माँ भी नहीं होती। तो इससे घिनौना काम और कुछ हो सकता था? तो ये जो इस सिस्टम को कहा जाता था सती दाह प्रथा, तो इस सिस्टम को जो उस समय के ब्राह्मण थे या समाज के जो ठेकेदार थे, तो वो इसको धार्मिक मानते थे कि हमारे धर्म में ऐसा, हिंदू धर्म में ऐसा है। तो राजा राम मोहन राय जो भी बात करते थे लॉजिकल बात करते थे। तो उन्होंने जो हिंदू धर्मशास्त्र है उन धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया और धर्मशास्त्रों से प्रूव किया कि कोई भी ऐसा हिंदू में धर्मशास्त्र नहीं है जहाँ पे सतीदाह का उल्लेख हो या सतीदाह प्रथा शास्त्र सम्मत है, ऐसा कोई हमको दिखा दे। तो जब उन्होंने चैलेंज किया, लॉजिक पेश किया, तो बहुत सारे जो उस समय के धर्म के ठेकेदार, जिनको मैं कहूँगा कि धर्म उन्हीं का ठेका है, बाकी उन्हीं का ही धर्म है, वही सब जानते हैं और दूसरे कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों ने राजा राम मोहन राय का खूब विरोध किया था, यहाँ तक कि उनका मर्डर भी हो जाता, उनके पीछे लोग इतना लग गए थे, लेकिन वो डरे नहीं। सारे जितने हिंदू धर्म के जो ब्राह्मण लोग थे, पुरोहित लोग थे, उन्होंने इंग्लैंड में एक लेटर भी पेश किया था कि सतीदाह प्रथा को बरकरार रखा जाए। तो उसके उल्टा राजा राम मोहन राय ने भी उल्टा पेश किया था कि सतीदाह प्रथा को समाप्त किया जाए। मतलब समझ लीजिए कितने लोगों को उन्होंने कन्विंस किया था उस टाइम में, जब एक प्रथा चलती रहती है और उस टाइम में लोगों को समझाना, उस प्रथा से निकालना है बहुत बड़ा, मतलब बहुत टेढ़ा खीर होता है जिसको कहते हैं। लेकिन उन्होंने वो किया और अंत में अंग्रेज गवर्नमेंट ने, यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने 1829 ईस्वी में इस सतीदाह प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही। तो सतीदाह को बंद करना ये उनके जीवन का बहुत बड़ा उनके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि थी, ठीक है। तो ये उनका सामाजिक पक्ष था, उनके मैंने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया। अब आते हैं जो आपके सिलेबस में है कि राजा राम मोहन राय और पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें से आपका 4 मार्क्स का, 8 मार्क्स का मैं नहीं कहूँगा, उतना बड़ा टॉपिक नहीं है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं देगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका माध्यमिक में दे सकता है और इस बार के लिए इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है, क्योंकि पिछली बार के लिए इम्पॉर्टेंट था, नहीं आया था, तो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो इस क्वेश्चन इस पर क्या बनेगा कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार में राजा राम मोहन राय की क्या भूमिका थी। अब ये पाश्चात्य शिक्षा क्या है, तो पाश्चात्य शिक्षा के बारे में भी मैंने बताया है, आप लोगों को एक वीडियो मैंने बनाकर दिया था इसी चैप्टर से, प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद। इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा कि पाश्चात्य शिक्षा के बारे में डिटेल में मैंने बताया। ऐसे समझने के लिए आप समझ जाइए कि पाश्चात्य शिक्षा का मतलब होता है कि जो वेस्टर्न कंट्री की शिक्षा थी, मतलब वो विशेष करके इंग्लैंड की शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा, वहाँ का इतिहास, भूगोल, साइंस, ये सब जो पढ़ाया जाता था उस समय, उसी शिक्षा को हम पाश्चात्य शिक्षा का नाम देकर पुकारते हैं। हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो क्या थी, वो आपका गुरुकुल में होता था, मदरसा था, टोल था, मकतब था, मतलब धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। हम लोग इतिहास, भूगोल, विज्ञान से बहुत दूर थे उस समय भी, मतलब सोच लीजिए 19वीं शताब्दी में, आज से 100 साल पहले, 100-150 साल पहले भी हम वैज्ञानिक शिक्षा से बहुत दूर थे, हम धार्मिक शिक्षा ही ग्रहण करते थे। तो उस दौरान ये पाश्चात्य शिक्षा अगर इंट्रोड्यूस नहीं किया गया होता, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो शिक्षा दीक्षा प्रणाली है या अंग्रेजी भाषा को माध्यम अगर नहीं बनाया जाता, तो आज भारतवासी जितना डेवलप किए हैं, आज मान लीजिए वर्ल्ड में हमारा भी एक नंबर आता है, ठीक है, तो आज हम शायद बहुत पिछड़े हुए होते, जो कि उस समय हम लोग पिछड़े हुए थे। यूरोपियन कंट्री के देश हमसे बहुत आगे थे, ज्ञान विज्ञान हर क्षेत्र में हम कितने पिछड़े हुए थे। टैलेंट की हमारे अंदर कमी नहीं भारतवासियों में, लेकिन सही ढंग ना होने की वजह से, सही तरीका नहीं होने की वजह से हम बहुत पिछड़े हुए थे। तो अगर ये इंट्रोड्यूस उस समय नहीं हुआ होता पाश्चात्य शिक्षा, तो आज जिस तरीके का हमारा समाज है, जो आनंद हम भोग रहे हैं और विश्व में भारतवर्ष का एक झंडा लहरा रहा है, ये शायद नहीं होता ऐसा। तो पाश्चात्य शिक्षा को इंट्रोड्यूस करने में किनकी भूमिका थी, वो सब मैं प्राच्य पाश्चात्य विवाद में मैं बता चुका हूँ, ठीक है।
अब हमको जानना होगा कि राजा राम मोहन राय ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार में क्या भूमिका निभाई थी, उनका क्या अवदान था। ठीक है, तो पर्सनली राजा राम मोहन राय ने बहुत कुछ किया था पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए। तो वो जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का जो मैंने आंसर लिखा है, नोट्स बनाया मैंने, और वो PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें देखिएगा। तो उसका जो आंसर है, मैं उस आंसर को आपको समझा दे रहा हूँ, पूरी कहानी समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले कोई भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो, मैंने बताया हिस्ट्री में 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, एक भूमिका। तो एक भूमिका लिखिएगा। ये क्वेश्चन आएगा कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार में राजा राम मोहन राय की क्या भूमिका थी, तो भूमिका लिखें। भूमिका में अब क्या डालिएगा कि राजा राम मोहन राय के बारे में, मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि राजा राम मोहन राय को भारत का प्रथम अग्रदूत माना जाता है, मॉडर्न मैन माना जाता है। ठीक है, और पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार में उनका बहुत बड़ा अवदान था। बस 2 वाक्य का एक भूमिका आप लिख दीजिए। मतलब आप जो आंसर लिखने जा रहे हैं उस आंसर का थोड़ा आप परिचय दे दीजिए। आपने यहाँ पर एक परिचय दे दिया, उसको कहते हैं भूमिका या परिचय। उसके बाद आप क्या करिएगा, बीचों बीच एक हेडिंग दीजिएगा कि राजा राम मोहन राय और पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार। ये बीचों बीच हेडिंग दी है, पेज के बीचों बीच। उसके बाद आप नंबर 1, नंबर 2 करके आप लिखते जाइए आंसर। ठीक है, 4 मार्क्स का आता है तो 4 पॉइंट दीजिए। 7 से 8 वाक्य के अंदर हमको खत्म करना है। 4 पॉइंट में आपका 7 से 8 वाक्य हो जाएगा। 10 तक भी चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा करोगे तो फिर वो डिमेरिट है, उसमें मार्क्स कटता है। केवल इतिहास पढ़ लेने से, रट लेने से, किताब से याद कर लेने से ही नहीं होता, बहुत कुछ सीखना भी है आपको कि कैसे मार्क्स हम कैरी कर सकते हैं एग्जाम में। तो 7 से 8 वाक्य के अंदर बोला जाता है लिखने के लिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना और उसी में पूरी जानकारी भी दे देनी है। तो पहला आप देखिएगा हेडिंग लिखा होगा आंसर में, यहाँ पर पहला हेडिंग होगा पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार। ये पहला हेडिंग होगा इस आंसर में। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने बताया, तो उसमें आपको क्या मिलेगा कि राजा राम मोहन राय ने पाश्चात्य शिक्षा को वो कितना महत्व देते थे। देखो, राजा राम मोहन राय कभी भी हमारे धर्म संस्कृति के विरोधी नहीं थे। वो अच्छी तरह समझते थे कि भारतीय धर्म संस्कृति जो है, या भारतीय जो परंपरा है, सनातन परंपरा है, वो उच्च कोटि का है। लेकिन इसके साथ साथ इंग्लिश एजुकेशन या पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य संस्कृति का मेल होना चाहिए, तभी हम कदम से कदम मिलाकर दूसरे देशों के साथ चल पाएंगे और हम आगे बढ़ पाएंगे। यही उनकी भावना थी। उनकी ये भावना नहीं थी कि पाश्चात्य जो हमारा धर्म संस्कृति है उसको हीन करना, उसको छोटा दिखाना। वो महत्व समझते थे। अगर वो महत्व नहीं समझते तो वो तिब्बत गए, बौद्ध धर्म सीखे, काशी गए, संस्कृत सीखे। क्यों सीखते? वो आपको पता नहीं होगा कि 15-16 साल की उम्र में अपनी माँ से कहे थे कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, मुझे जाने दो, लेकिन माँ ने उनको रोक दिया, तो वो सन्यासी बन जाते। तो इसका मतलब सन्यासी वो बनते किस में बनते? हिंदू धर्म में ही ना बनते। तो इसका मतलब ये प्रूफ करता है कि राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म संस्कृति से घृणा नहीं करते थे, लेकिन जो हिंदू धर्म संस्कृति में पाखंड आ गए थे, बुराइयां आ गई थी, उनको दूर करना और साथ ही साथ दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए उस संस्कृति को भी अपनाना, उस शिक्षा को भी अपनाना, ताकि हम मॉडर्न हो सके, आगे बढ़ सके। मकसद उनका यही था। तो पहला जो हेडिंग है पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, इसमें आपको यही लिखना है कि राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा को किस प्रकार से देखते थे, किस प्रकार उसको महत्व देते थे। ये पहला हेडिंग हो गया। दूसरा आप लिखिएगा अंग्रेजी विद्यालय की स्थापना। दूसरा हेडिंग है अंग्रेजी विद्यालय की स्थापना, हेडिंग दे दिए। उसके अंदर आप देखिएगा, पढ़ लीजिएगा कि 1815 ईस्वी में उन्होंने एंग्लो हिंदू स्कूल एक नामक स्कूल की स्थापना की थी। ठीक है। तीसरा हेडिंग है सरकारी सहयोग के लिए आवेदन। जैसे मैं प्राच्य पाश्चात्य विवाद में मैंने आपको बताया था कि 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट पास किया गया था इंग्लैंड के पार्लियामेंट में। कंपनी से कहा गया था, यहाँ जो कंपनी शासन करती थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उस समय तो कंपनी का शासन था यहाँ पर, तो कंपनी से को निर्देश दिया गया था कि कंपनी हर साल भारतवासियों के शिक्षा दीक्षा के प्रचार प्रसार में 1 लाख रुपया खर्च करे। ठीक है, तो वो चार्टर एक्ट में पास हुआ था। अब वो 1 लाख रुपया किस क्षेत्र में खर्च किया जाए, पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार में या भारत की जो प्राचीन शिक्षा परंपरा है उसके प्रचार प्रसार में खर्च किया जाए, इसका उल्लेख नहीं था। इसलिए एक प्राच्य पाश्चात्य विवाद हो गया था, जिसका एक टॉपिक है और उस पर क्वेश्चन भी इस बार माध्यमिक में दे सकता है। वो वीडियो अपलोड है, देखिएगा। तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद में क्या हुआ था कि कुछ लोग चाहते थे कि जो पैसा है वो प्राच्य शिक्षा में, माने भारतीय शिक्षा दीक्षा की पद्धति में ही खर्च किया जाए, और कुछ चाहते थे कि उसको पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार में खर्च किया जाए। इसकी वजह से वो पैसा खर्च नहीं हो पा रहा था, रुका हुआ था। और ये 1813 की बात है। राजा राम मोहन राय 1772 में जन्म लिए थे। 1813 होते होते उनकी उम्र हुई थी, वो मिडिल एज में थे लगभग। ठीक है। उसी समय लॉर्ड विलियम बेंटिक एक बहुत बढ़िया गवर्नर जनरल हमारे देश में बनकर आए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में भी आगे टॉपिक में बताऊंगा। तो वो बहुत हेल्पफुल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारतीयों को अपलिफ्ट करना वो चाहते थे। ठीक है।
तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को उन्होंने पत्र लिखा था। लॉर्ड विलियम बेंटिक तो खैर सतीदाह प्रथा बंद किए थे, उनके पहले थे लॉर्ड आमहर्स्ट। लॉर्ड आमहर्स्ट को उन्होंने एक पत्र लिख के कहा था कि जो 1823 में कि जो 1 लाख रुपया खर्च करने की बात है उसको पाश्चात्य शिक्षा में ही सरकार खर्च करे, ये रिक्वेस्ट किया था। तो ये तो दूसरा हेडिंग में आपको मिलेगा सरकारी सहयोग के लिए आवेदन, मतलब प्रार्थना करना। चौथा हेडिंग मिलेगा आपको वेदांत कॉलेज की स्थापना। उन्होंने 1826 ईस्वी में एक कॉलेज की स्थापना की जिसका नाम दिया था वेदांत कॉलेज। तो वेदांत मतलब जो उपनिषद है हिंदू धर्म का, वेद का अंतिम पाठ जो होता है उपनिषद, उसको वेदांत कहते हैं। तो वेदों को अच्छी तरह से उन्होंने पढ़ा था, वेदों में कहीं पे भी मूर्ति पूजा वगैरह का उल्लेख नहीं है, ठीक है। इसीलिए वेदांत के दर्शन के ऊपर वो उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की और हिंदू धर्म में जो कुसंस्कार हैं, जो सामाजिक बुराइयां हैं, वो सब दूर किया जा सके और जो पाश्चात्य भौतिक विज्ञान है, फिजिकल साइंस हो, लाइफ साइंस है, ये सब है, और जो समाज शास्त्र है, मतलब सोसाइटी में किस तरीके से जीना है, वो सिखाया जाए लोगों को। इस उद्देश्य उन्होंने 1826 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। तो ये 4 हेडिंग आपको यहाँ मिल जाएंगे, ये 4 आंसर कंप्लीट होगा। उसके बाद आप एक उपसंहार के तौर पे लिखेंगे, लास्ट हेडिंग उपसंहार। उसमें नंबर नहीं होगा, 4 ही नंबर होगा, भूमिका का कोई नंबर नहीं, 5वां होगा, 5वां नहीं होगा, उपसंहार होगा, उसका कोई नंबर नहीं होगा। वहां आप लिखिएगा कि राजा राम मोहन राय अकेले ये सब तो किए ही थे, इसके अलावा उस समय बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। कुछ क्रिश्चियन मिशनरी थे, कुछ बिजनेसमैन लोग थे विदेशी जो प्राइवेटली यहाँ पर कुछ करना चाहते थे, शिक्षा दीक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहते थे पाश्चात्य का। तो जैसे आपका डेविड हेयर थे, अलेक्जेंडर डफ थे, इन लोगों ने अलग अलग इंस्टीट्यूशन भी बनाया था, इनके ऊपर भी वीडियो बनेगा, टॉपिक में है, चैप्टर में है। तो इन लोगों को उन्होंने विभिन्न तरीके से हेल्प भी किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से राजा राम मोहन रॉय का पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार में एक बहुत बड़ी भूमिका हमको नजर आता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति अपने एक छोटे से जीवन में इतना कुछ वो करके गए थे। और वैसे आप गूगल वगैरह में या किताब वगैरह में उनकी जीवनी पढ़िएगा तो उनके जीवन के बारे में बहुत सारे अनटचेबल चीज़ जो है, जो हम लोग नहीं जानते, वो सब आपको जानने को मिलेगा। तो वो खैर रिसर्च की बात है, आप उनके बारे में अध्ययन कीजिए, जानिए। लेकिन आपके सिलेबस में जो था ये क्वेश्चन और आंसर मैंने दे दिया, याद कीजिए, फट से याद होगा, एकदम ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। 2 बार पढ़िएगा आपको याद हो जाएगा। केवल डेट अगर आपको याद रहा तो बाकी तो आप खुद से अपनी भाषा में बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। एकदम इजी होगा। 4 में 4 मार्क्स आप कैरी कर पाएंगे अगर स्पेलिंग राइटिंग ठीक रहा तो। 4 में 4 आपको मिलेगा हिस्ट्री में, ठीक है। मैं आप लोगों को उस तरीके का नोट्स देता हूँ। तो बस आज यही रहने दीजिए। इसके बाद फिर जो अगला टॉपिक है राधाकांत देव, राजा राधाकांत देव राम मोहन राय से ही जुड़े हुए थे, उनके बारे में सिलेबस में है, तो वो मैं उसका वीडियो अगले दिन बनाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना कीजिए। और वीडियो अगर पसंद आए, हेल्पफुल हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि दूसरे को भी हेल्प हो। आपको बड़ा हेल्प होगा, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। आप बस आंख मूंद कर मेरे सारे क्वेश्चन आंसर को पढ़ते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। हिस्ट्री में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए हिंदी का लेकर आऊँगा, हिंदी की सारी कविताओं का व्याख्या कर दूंगा, क्वेश्चन आंसर दे दूंगा। तो हिंदी, इतिहास, जैसे जैसे समय मिलता जाएगा मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड के सारे सब्जेक्ट का वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा हमारे चैनल की तरफ से। लेकिन समय की ज़रूरत है, तो अभी हिस्ट्री पहले ख़त्म करूँ, ठीक है। तो आप हिस्ट्री को पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आज रहने दीजिए।